बिहार के शिक्षकों को नियमित कर्मियों के भांति तमाम प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। एक समान महंगाई भत्ता के साथ वेतन का भुगतान, एक समान आवास भत्ता के साथ वेतन का भुगतान, समय पर विद्यालय अध्यापकों सहित राज्यकर्मी शिक्षकों को प्रोन्नति दे ही दिया जाए। साथ ही साथ 12 दिसंबर 2025 तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। उसके बाद अगर वेतन में विलंब किया गया है तो किस कारण से किया गया है, इसका स्पष्ट विवरण दिया जाए। अगर जिला स्तरीय पदाधिकारी ऐसी इसकी बातों की अवहेलना करते हैं तो उन पर अविलंब ही कार्रवाई कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर मैंने कल के वीडियो में कहा था कि राज्य मुख्यालय के स्तर से आखिर उच्चाधिकारी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है जिला स्तर पर, आखिर उस पर कोई पहल नहीं की जाती है। और मौका था दोस्तों, मैंने कहा था विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान के क्रम में आखिर जिलों के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का निर्धारित समय सीमा जो 10 दिसंबर 2025 बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था, जहां पर 8 दिसंबर डेडलाइन निर्धारित था। इसके ऊपर आखिर बड़ी कार्रवाई करते हुए वैसे जिले जिनके स्तर से विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई करने की बातें यानी स्पष्टीकरण करने का निर्देश एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से दे दिया गया है। आइए और भी समीक्षात्मक बैठक के क्रम में शिक्षकों के मिलने वाले सुविधाओं से संबंधित दिशा निर्देश दे दिया गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। आइए इस पर बातें करते हैं कि वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो शिक्षकों को देना है और शिक्षकों पर हूबहू अविलंब ही लागू किया जाना है, यह निर्देश दिया गया है। लेकिन इससे पहले विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, आपको लाइक करने के क्रम में अगर आपके सामने हाइप पॉइंट देने का ऑप्शन आता है तो मुझे यह हाइप पॉइंट देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह देने से आपको एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे, परंतु यूट्यूब की नज़रों में हमारा क्रेडिट जरूर बन जाएगा। आइए, बृहस्पतिवार यानी 11 दिसंबर 2025 को समीक्षात्मक बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की माध्यम से। दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई वह जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रोंगटे जरूर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसके क्रम में मैंने जो कहा था वो आखिर सत्य साबित हुआ। मैंने कहा था कि आखिर राज्य मुख्यालय के स्तर से जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ हो या फिर डीई हो, उन्हें लगता है कि आखिर मैं इसका पालन नहीं करूं तो मुझे क्या कोई बिगाड़ लेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्पष्टीकरण करने का निर्देश एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा दे दिया गया है और यह मामला सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान से संबंधित है। आइए दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि समीक्षात्मक क्रम में यह सबसे पहली बात कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए जिन जिलों के स्तर से अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सभी 12 दिसंबर यानी शनिवार शुक्रवार तक आप सभी निश्चित रूप से एरियर का भुगतान कर दे। उसके बाद दिया गया दोस्तों, समीक्षात्मक बैठक के क्रम में ही यह पता चला है कि पूरे 38 जिलों में 18 जिलों ने विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर दिया, लेकिन 10 जिलों के स्तर से आंशिक रूप से शिक्षकों का एरियर का भुगतान हुआ है, यानी कुछ एक शिक्षकों का ही हुआ है। उन्हें निर्देश दिया गया कि 1 से 2 दिनों के अंदर आप शेष जो शिक्षक बचे हैं उनका एरियर का भुगतान कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, 10 वैसे जिले हैं जिन्होंने आखिर अभी तक भुगतान नहीं किया और उस पर स्पष्टीकरण निदेशालय स्तर से करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी हमारी खबर बिल्कुल सत्य साबित निकली है दोस्तों। आखिर रोंगटे खड़ा कर दिया जिला स्तरीय पदाधिकारियों का, क्योंकि उनको लग रहा था कि आखिर एरियर का भुगतान नहीं करूंगा तो आखिर ये खबर सरकार या फिर उच्चाधिकारी के कानों तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आखिर पहुंच गया और त्वरित रूप से कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। आइए दोस्तों, वो जिले कौन से हैं इस पर हम आपको बता देते हैं। 100% भुगतान कर देने का तो आश्वासन दिया गया जिन 10 जिलों के स्तर से विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 ऐसे जिले थे जिन्होंने
एरियर का भुगतान प्रारंभ भी नहीं किया। इसमें थे दोस्तों वह भागलपुर जिला, पूर्वी चंपारण जिला, गया जिला, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली जिला। ये 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लग रहा था कि मैं इसी तरह विलंब करके टालते रहूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन पर स्पष्टीकरण करने का निदेशक के माध्यम से दे दिया गया है। निदेशालय के स्तर से निदेशक प्रशासन को यह निर्देशित किया गया है कि इन सभी जिलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया जाए। अब दोस्तों वेतन भुगतान के मसले पर बातें करते हैं। नवंबर महीने का वेतन का भुगतान जिन जिलों के द्वारा अभी तक जिन शिक्षकों का भुगतान नहीं किया गया है, आखिर क्यों नहीं भुगतान किया गया है, इससे संबंधित कारण परीक्षा की गई है। यानी जिला स्तरीय पदाधिकारी को यह सोचना भेजना होगा राज्य मुख्यालय को कि आपने किन शिक्षकों का अभी तक नवंबर महीने का वेतन का भुगतान नहीं किया है। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, वेतन भुगतान का मसला लगभग संपन्न हो चुका है, परंतु कुछ एक शिक्षकों का वेतन का भुगतान लंबित कर दिया जाता है। उसका मुख्य कारण बनता है दोस्तों, यह वर्तमान में है एलपीसी आउट एवं इन का मामला, साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों से संबंधित मामला है। ऐसे में शिक्षा विभाग काफ़ी सजग है। किसी भी सूरत में शिक्षकों का वेतन लंबित नहीं रहना चाहिए, यह दिशा निर्देश दे दिया गया था। अगर यहाँ पर लंबित रह गया है तो कारण बताना होगा कि आपने इनका वेतन लंबित क्यों रखा। यहाँ पर भी अगर सटीक कारण नहीं बैठता है दोस्तों, तो एक बार फिर से नपेंगे उस जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी। आइए अब बातें करते हैं कि आखिर प्रोन्नति से संबंधित बड़ी बातें। मैंने पहले कह दिया था कि शिक्षकों को आखिर नियमित कर्मी के भांति तमाम सुविधाएं देने की बातें समीक्षात्मक बैठक में कर दी गई है। दोस्तों जो समीक्षात्मक बैठक हुई उसमें मुख्य रूप से विद्यालय अध्यापकों के लिए स्पष्ट रूप से जो पत्र जारी हुआ है और उस क्रम में लिखा गया है, विद्यालय अध्यापक भी अब स्पष्ट लिख दिया गया, अब विद्यालय अध्यापक भी राजकर्मी है, इसलिए इन्हें भी तमाम प्रकार के सुविधाएं नियमित कर्मियों के भांति दी जाए, जिसमें अवकाश की सुविधा, यानी अवकाश जो उनका लंबित रखा जाता है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें अवकाश दिया जाए। उसके बाद प्रोन्नति की व्यवस्था की जाए। दोस्तों प्रोन्नति के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। अन्य सुविधाएं भी देने की बातें की गई है, जैसे कि HRA यानी महंगाई भत्ता जो अन्य कर्मियों के देय होते हैं वो दे दिया जाए, आवास भत्ता जो देय होते हैं वो दे दिया जाए, प्रोन्नति दिया जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर कह दिया जाए तो 58% महंगाई भत्ता के मुद्दों को आखिर क्लियर कर दिया गया है एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा कि तमाम राजकर्मियों को, चाहे किसी भी विभाग के राजकर्मी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, क्लर्क हो, उन्हें बिहार में अभी 58% महंगाई भत्ता के दर से वेतन का भुगतान होता है। तो 58% के दर से कर देना चाहिए, जो वर्तमान में 50% के दर से हो रहा है। यानी स्पष्ट दिसंबर महीने का वेतन का भुगतान 58% के दर से होगा, यह दिशा निर्देश। उसके बाद बढ़ा हुआ जो अन्य कर्मियों पर आवास भत्ता दर लागू होता है वो लागू किया जाए। यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया गया कि दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान हर हाल में नए दर से किया जाएगा और बढ़ा हुआ HRA और यहाँ पर DA के साथ हो सकेगा। अब आइए दोस्तों प्रोन्नति की बातें, तो यहाँ पर कह देने वाली बात है कि प्रोन्नति के लिए जो प्रावधान 8 वर्षों की गई है वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर 8 वर्ष की सेवा ज्यों ही पूरेंगे इन सभी की प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के बारे में स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर कह दिया गया है राजकर्मी शब्द का प्रयोग, विशिष्ट शिक्षक भी राजकर्मी है और उन सभी को तत्काल ही प्रोन्नति के लिए बातें कह दी गई है कि अविलंब इन्हें प्रोन्नत किया जाए। यानी दोस्तों प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। इसके बाद आइए हम बातें करते हैं कि कहा गया है अगर जिस भी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है वहाँ से उन्हें अन्य जगह प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, यानी वहाँ से प्रतिनियुक्त क्या उन्हें अलग पदस्थापित भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने की बातें कही गई है कि किसी भी विषय की शिक्षक की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें शिक्षक को आखिर अलग पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। जो शिक्षक ज़्यादा है यानी शिक्षक छात्र अनुपात में ज़्यादा है उन्हें आखिर अलग पदस्थापित करने का दिशा निर्देश
दे दिया गया है। अब आइए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के लिए बातें कर दी गई है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया है और यह सेवा निरंतरता संबंधी जो दिशा निर्देश और एसओपी जारी किया गया है, उसके आधार पर इन शिक्षकों को जो जो सुविधाएं मिलने वाली है, उन तमाम प्रकार की सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई जाए। यानी दोस्तों, सेवा निरंतरता के आधार पर क्या सुविधा होगा दोस्तों, तो प्रोन्नति का रास्ता साफ हो रहा है, जो इसी समीक्षात्मक बैठक में कर दिया गया कि प्रोन्नति यानी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती करते हुए इनके प्रोन्नति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी जाए। उसके बाद छुट्टियों की व्यवस्था की बातें की गई है कि सभी प्रकार की अवकाश का लाभ इन्हें दिया जाए। दोस्तों, अर्जित अवकाश के हकदार हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। उन्हें 300 दिनों का यह ईएल मिलेगा और यह पूर्व की सेवा के आधार पर सभी विशिष्ट शिक्षकों का, जिन्होंने लगभग 21 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उन सभी का 300 दिनों का यह ईएल अर्जित हो चुका है। यानी सबसे पुराने शिक्षकों का यह 300 दिनों का ईएल अर्जित हो चुका, 300 दिन की छुट्टी वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो छुट्टी नहीं लेते हैं तो इसका पैसा रिटायरमेंट के समय जोड़कर रिटायरमेंट के समय का जो मूल वेतन होगा उसके आधार पर देय होगा। यह आदेश दिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ यही होता है। उसके बाद कह दिया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से के द्वारा ढेर सारे शिकायतें की गई है, लेकिन जिला स्तर पर इसका निदान नहीं हो रहा है और विलंब ही तमाम शिकायतों का निपटारा किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा यानी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लगता है कि शिक्षकों के स्तर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अगर शिकायत कर दिया जाता है तो इसका निदान मैं करूं या फिर ना करूं, मेरी मर्जी में 15 दिन या फिर 1 महीने या फिर 3 महीने के बाद करूं, आखिर मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन एक बार फिर से इस बार निर्देश दे दिया गया है कि हर हाल में शिकायतें जो प्राप्त हो रही है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, सभी का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाए। साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण, जो कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, अभी तक नहीं लिया है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको अंत में बताऊंगा और भी क्या सुविधाएं शिक्षकों के लिए की गई है और साथ ही साथ शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बांध दी गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि हर प्रखंड में, हर ब्लॉक, हर अनुमंडल, हर जिला में एक एक मॉडल विद्यालय बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। वह मॉडल विद्यालय होगा जो आवासीय होगा और वैसे विद्यालय जिनके पास चार दीवारी हो, बिल्डिंग हो, खेल का मैदान हो, उसकी सूची की मांग अविलंब कर दी गई है और उन विद्यालयों में अच्छे अच्छे शिक्षक रखे जाएंगे, ऐसा ही बातें की गई है। ज़्यादा शिक्षक रखे जाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रखे जाएंगे और उस विद्यालय को हॉस्टल का दर्जा दिया जाएगा, यानी यहाँ वो आवासीय विद्यालय हो जाएगा, मॉडल विद्यालय यानी प्रखंड का एक विद्यालय। तो एक बड़ा कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाने की कोशिश की जा रही है। हर प्रखंड में एक आवासीय विद्यालय खोलने की बातें बहुत ही जल्द नए सत्र से इसकी प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों, जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आइए अब हम बातें करते हैं अगली बातें की आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छात्रों को मिलना चाहिए। शिक्षकों के लिए तो यहाँ पर दिल खोल कर बातें कर दी जाती है एसीएस के द्वारा, लेकिन छात्रों के हित में भी आखिर दिल खोल दिया गया है। तमाम पदाधिकारी, चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला स्तरीय पदाधिकारी हो या फिर विभागीय पदाधिकारी हो, उन सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि आप निरंतर ही विद्यालयों का अनुश्रवण करें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में आखिर बढ़ोतरी हो सके। स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया, यानी विद्यालयों में शिक्षकों को तमाम सुख सुविधाएं देने के बाद आखिर यह कह दिया गया है कि हर हाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता कदापि मंजूर नहीं होगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बांध दी गई है। उसके बाद दोस्तों ढेर सारी बातें हो गई। यहाँ पर छुट्टियों के बारे में कह दिया गया है, तो मैं कह देना चाहूँगा कि तमाम राज्यकर्मी को हर प्रकार की छुट्टी देने का आदेश मिल गया है। अभी तक देखेंगे आप तो विद्यालय अध्यापकों को या फिर विशिष्ट शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ मातृत्व अवकाश की ही सुविधा प्रदान की जाती थी, उसकी ही स्वीकृति मिलती थी और साथ ही साथ अन्य छुट्टियों को लंबित रख दिया जाता था। इसके क्रम में कह दिया गया है कि सभी प्रकार की छुट्टियों का लाभ विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को दे दिया जाए और अभी तक जितने भी छुट्टियां लंबित है उन सभी छुट्टियों को आखिर तत्काल रूप से
स्वीकृति प्रदान कर दिया जाए, यानी किसी भी छुट्टी को लंबित नहीं रखा जाए, यह निर्देश दे दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों समीक्षात्मक बैठक जो कि 11 दिसंबर 2025 को हुई है, खासतौर पर शिक्षकों के पक्ष में बहुत ज़्यादा रहा है। शिक्षकों के तमाम सुख सुविधाएं देने की बातें आदेश के रूप में आदेशित कर दिया गया है। देखना है आखिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कहाँ तक इस पर अमल करने में सक्षम हो पाते हैं। क्या इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की कोशिश करते हैं तो वही प्रक्रिया होगी जो कि एरियर भुगतान के क्रम में उनके ऊपर जब उनके कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रहा था तो आखिर स्पष्टीकरण के भागीदारी हो गए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इन तमाम दिशा निर्देशों पर अमल नहीं होता है तो एक बार फिर से उनके ऊपर स्पष्टीकरण किया जाएगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं भी बता दूं कि अगर इसे लागू नहीं किया जाता है, अमल में लागू नहीं किया जाता है, तो मैं भी उच्चाधिकारी के पास उस सूचना को उनकी कानों तक पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।